आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन ये है कि जो वॉर्सो पैक्ट नाम का एक मिलिट्री अलायंस था, इसे यहां पर कौन से ईयर में एबॉलिश किया गया। क्वेश्चन आपके सामने भी लिखा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। कोल्ड वॉर एरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जामिनेशन में काफी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको इस कोल्ड वॉर एरा में ये पढ़ाने वाला हूं कि यूएसए और यूएसएसआर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि सर ये कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, यूएसए और यूएसएसआर में डिफरेंस हमारे एग्जामिनेशन में कैसे पूछेंगे। नहीं, आपसे पूछ सकते हैं, कई सारे फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस सेशन में मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगा जिनको याद करके आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सही कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको ये दो अलग अलग तरीके के सुपर पावर्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर टू यहां पर खत्म हुआ 1945 में, तो दुनिया जो है वो बाइपोलर हो गई। इसका मतलब है कि केवल दो ही जो यहाँ पर सेंटर हैं, पावरफुल सेंटर्स हैं, वो आपको एग्जिस्टेंस में देखने को मिल रहे थे। एक तरफ यूएसए, ये यूएसए का फ्लैग है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ये आपको यूएसएसआर देखने को मिलता है। तो जब हम इन दो पर्टिकुलर सुपर पावर्स की बात करते हैं तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि यूएसए में अकेला एक कंट्री यहां पर आएगा, लेकिन यूएसएसआर में अगर आप देखोगे तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? टोटल 15 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। पहला फैक्ट, ये टोटल कितनी कंट्रीज का ग्रुप है? याद रखिएगा, टोटल 15 कंट्रीज का ये ग्रुप है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। एक ये एब्रिविएशन का फुल फॉर्म आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो दूसरी चीज अगर आप याद रखोगे तो वो क्या याद रखोगे कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, इसे भी आप यहां पर याद रख लीजिए। तीसरी बात आपसे ये पूछी जा सकती है कि यूएसएसआर का एस्टेब्लिशमेंट कौन से रिवॉल्यूशन के बेसिस पे हुआ। तो आपको याद रखना है कि 1917 में एक रिवॉल्यूशन यहां पर आया था जिसे हम रशियन रिवॉल्यूशन, क्योंकि इसे बोल्शिविक पार्टी लेकर आई थी इसलिए बोल्शिविक रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि ये फरवरी में आया था इसलिए इसे फरवरी रिवॉल्यूशन यहां पर कहा जाता है। 1917 के जो यहां पर आपको बोल्शिविक रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है उसके बेसिस पे यूएसएसआर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन आप ये मान सकते हैं कि लेनिन, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड आपको देखने को मिलता है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यूएसएसआर का जो ऑफिशियल इस्टेब्लिशमेंट यहां पर हुआ वो 1922 में हुआ। ठीक है, मतलब ठीक है 1917 के रिवॉल्यूशन से यहां पर ये इंस्पायर्ड था, लेकिन ऑफिशियल जो इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलेगा वो कब हुआ? ये 1922 में आपको देखने को मिलता है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगली स्लाइड पर अगर हम चलेंगे तो मैंने आपको यह बताया कि यूएसएसआर में टोटल 15 कंट्रीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। मेनली अगर आप देखोगे तो इसमें आपको रशिया देखने को मिलता है, सबसे बड़ा स्टेट। बहुत सारी अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आजरबाईजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुएनिया, रशिया। ये सब कंट्रीज मिलकर 15 कंट्रीज का ग्रुप है जो यूएसएसआर का पार्ट यहां पर बनाते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भैया आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उन चार ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री यूएसएसआर का पार्ट थी या नहीं थी। एक क्वेश्चन यहां पर यह बन सकता है कि बाल्टिक कंट्रीज कौन सी हैं, क्योंकि ये बाल्टिक सी के बॉर्डर को यहां पर टच करती हैं इसलिए इनको हम बाल्टिक कंट्रीज करते हैं। लिथुएनिया, एस्टोनिया और लेटविया, ये तीन कंट्रीज जो है वो बाल्टिक कंट्रीज का पार्ट आपको देखने को मिलती हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन सी है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। यहां पर एक सी आपको देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं एरल सी, जो कि लैंडलॉक्ड सी आपको देखने को मिलेगा। कई बार आप लोग कैस्पियन सी के बारे में, ब्लैक सी के बारे में सुनते रहते हैं, वो सब भी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। जब आप लेक वाला टॉपिक कभी ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो आपको लेक बैकाल जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। वो कहां पर है? वो रशिया में यहां पर लोकेटेड है। तो मैप से भी अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो हमको यहां पर पता चल जाती है। अब जब दुनिया बाइपोलर यहां पर हो गई, उस टाइम पीरियड पर दो सुपर पावर हैं, एक तरफ यूएसए है और एक तरफ यूएसएसआर है।
इनमें अगर आप देखोगे तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या है? यूएसए किस तरीके की आइडियोलॉजी को मानता था, यूएसएसआर किस तरीके की आइडियोलॉजी को मानता था। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये यूएस के केस में अगर हम देखेंगे तो दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में यहां पर बात होगी, ठीक है, लिबर्टी के बारे में बात होगी, लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में यहां पर बात होगी, और दूसरा अगर आप देखोगे तो यहां पर कैपिटलिज्म के बारे में यहां पर बात होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटलिज्म। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि इलेक्टेड लोगों की गवर्नमेंट का फॉर्मेशन यहां पर होगा, वो लोग रूल करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, लोगों के पास पावर है। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो यहां पर लिबरल आइडियाज, लिबरल थॉट्स को जो है वो इंपॉर्टेंस यहां पर दी जाएगी, जस्टिस, इक्वालिटी, है ना, लिबर्टी, इन सब चीजों के बारे में बात होगी। फिर कैपिटलिज्म का मतलब ये हुआ कि इनकी जो अप्रोच है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच है। ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, स्टेट ओनरशिप के बारे में बात नहीं करते। ये चाहते हैं कि स्टेट का इकोनॉमी में जो टोटल यहां पर इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है वो कम से कम रहे, अननेसेसरी जो है वो किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखने को ना मिले। तो ये बात जो है वो यहां पर बताई जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि यूएस की आइडियोलॉजी क्या है भाई, तो यूएस की आइडियोलॉजी है लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे यूएसएसआर की आइडियोलॉजी के बारे में, तो उसमें दो टर्म्स आपको याद रखने हैं, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। सोशलिज्म का मतलब यह हुआ कि जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, स्टेट ऑनरशिप आपको देखने को मिलेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं होगी। स्टेट जो है वो हर एग्रीकल्चर की चीज को, इंडस्ट्रीज की चीज को, जहां से जिस तरीके का प्रोडक्शन यहां पर हो सकता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस हो सकते हैं, उसके ऊपर स्टेट की ऑनरशिप या गवर्नमेंट की ऑनरशिप जो है वो आपको देखने को मिलेगी। हर चीजें जो है वो कौन प्लान करेगा? गवर्नमेंट प्लान करेगी, स्टेट प्लान करेगी, उसका एग्जीक्यूशन होगा और उसके बेसिस पे लोगों को उसका बेनिफिट यहां पर मिलेगा। तो आप यहां पर देखोगे तो ये दोनों लोग क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट तरीके की बातें कर रहे हैं। जैसे हमारे यहां पर अगर आप देखोगे 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट लिया गया, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम या अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसएसआर, क्योंकि वहां पर प्लानिंग करी, स्टेट प्लानिंग जो है वो आपको देखने को मिल रही है, जिसके थ्रू यहां पर क्या होगा, लोगों को अलग अलग तरीके के जो बेनिफिट्स हैं वो हम यहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो आपको याद रखना है कि इनकी आइडियोलॉजी में भी अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि अगर हम लोग 1945 से लेकर 1991 तक का टाइम पीरियड देखें, ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड जो है वो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड है। इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड पर देखोगे तो मेजॉरिटी जो कंट्रीज ने यहां पर आइडियोलॉजीज यहां पर फॉलो करी हैं वो किसकी करी हैं? वो यूएसए की करी है। इसका मतलब ये है कि जिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का, जिस पर्टिकुलर सिस्टम का यहां पर डोमिनेंस था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, वो कौन सा था? वो यूएस का सिस्टम, यूएस की आइडियोलॉजी जो है वो आपको देखने को मिल रही है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। अब उसके बाद अगली चीज अगर आप देखोगे तो यहां पर जो जो लोग इन दोनों सुपर पावर के अलायंसेस को यहां पर ज्वाइन कर रहे थे, उन्होंने अलग अलग तरीके के मिलिट्री अलायंसेस जो है वो यहां पर बनाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएस का देखोगे, यूएस के अलायंस में यूएस और मेजॉरिटी जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन आएगा जिसका नाम है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर अगर आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए नाटो का फॉर्मेशन किया गया। कब किया गया? ये चीज अगर आप देखोगे तो ये अप्रैल 1949 में आपको देखने को मिलेगा। इनिशियली कम कंट्रीज थी। आज के टाइम पीरियड पर, बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो 32 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। 31st जो कंट्री यहां पर थी उसका नाम था फिनलैंड। ये अपडेट कर लेना गाइज, आपकी बुक में अपडेटेड नहीं है। 32nd अगर आप देखोगे तो उसका नाम है स्वीडन। तो आज के टाइम पीरियड पर टोटल कितनी कंट्रीज हैं? ये आपको 32 कंट्रीज हैं जो नाटो में देखने को मिलेंगी। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रसेल्स में है, बेल्जियम की कैपिटल, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नाटो का बेसिक मोटिव क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया जितनी भी ये 32 कंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं, अगर इसके बाहर की किसी कंट्री ने किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक कर लिया तो इसका मतलब यह है कि सभी नाटो कंट्रीज के ऊपर अटैक हो गया और वो कलेक्टिवली आपके ऊपर अटैक करने वाली है। अब आपके मन में ये आएगा कि सर ये जो 32 कंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं, इनमें से ही अगर एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया फिर क्या होगा? तो पहले वाले के ऊपर सब लोग मिलकर यहां पर अटैक करने वाले हैं। अब एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नाटो का फॉर्मेशन यहां पर हुआ है, इस नाटो के फॉर्मेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
ये केवल यूएसएसआर को रिटेलिएट करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये आज के टाइम पीरियड पर भी आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएसएसआर तो एबॉलिश हो गया था 1991 में, तो ये नाटो जो है वो इस तरीके से काम करेगा। सेम इसी तरीके से गाइज अगर आप देखोगे तो एक और ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज सीएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वाज फाउंडेड इन ईयर 1954। और एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1955 में, जिसे हम बगदाद पैक्ट के नाम से भी जानते थे। इराक की कैपिटल जो है वो बगदाद है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा इनका मिलिट्री अलायंस काम कर रहा है। अब यहां पर एग्जामिनेशन में ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन बताई है इससे तो क्वेश्चन बन ही सकते हैं, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल है बन सकता है, वो ये बन सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो नाटो की मेंबर है, कौन सी कंट्री जो नाटो की मेंबर नहीं है। तो जो भी येलो कलर में आपको देखने को मिल रही है, इसमें आपको याद रखना है कि फिनलैंड भी नाटो का मेंबर है, स्वीडन भी नाटो का मेंबर है। ये दोनों मैंने यहां पर आपको ऐड करवा दिए। जब ये मैप बना होगा तब ये लोग नहीं थे, इसलिए मैप में रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन मेरी एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो स्वीडन हो गया, फिनलैंड भी हो गया, उसके बाद नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, है ना, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, ये सब चीजें जो है ये इस तरीके से काम कर रही हैं। मजेदार बात यह है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है वो 1990 में हुआ, उससे पहले वेस्ट जर्मनी नाटो में है, ईस्ट जर्मनी जो है वो यूएसएसआर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी के रिटेलिएशन में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हुआ कि यूएसएसआर ने बोला कि हम नाटो से जो है वो आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि 1949 में जब नाटो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो यूएसएसआर के लीडर्स ने डिसाइड किया कि भैया हमारे जो ग्रुप में लोग हैं इन्हें भी यहां पर क्या करना है कि प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली किनसे, नाटो कंट्रीज से। तो वॉर्सो पैक्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। वॉर्सो बेसिकली क्या है, पोलैंड की कैपिटल है, वहां पर ये पैक्ट साइन हुआ, उसके नाम पर इसका नाम वॉर्सो पैक्ट जो है वो रखा गया। वॉर्सो पैक्ट हमेशा याद रखिएगा किसको टारगेट करेगा, ये नाटो कंट्रीज को टारगेट करेगा। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था, 1949 में नाटो का हुआ। इन्होंने यहां पर ये बोला कि हम नाटो के छक्के छुड़ा देंगे। छक्के छुड़ा देंगे इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें +6 कर दीजिए, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कितना हो गया, 1955। वेरी इंपॉर्टेंट, वॉर्सो पैक्ट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1955 में। तो जो भी यहां पर यूएसएसआर की कंट्रीज हैं उनको यहां पर इंश्योर करने की बात करी गई, तो ये बात उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया, इसके लिए बनाया गया। लेकिन जब यूएसएसआर यहां पर एबॉलिश होगा तो क्या वॉर्सो पैक्ट यहां पर रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो आपको अगर आप पूछा जाए कि वॉर्सो पैक्ट जो है वो यहां पर कब एबॉलिश किया गया, तो वॉर्सो पैक्ट एबॉलिश किया गया था 1991 में। जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको ये देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1991, कि जब यूएसएसआर यहां पर एबॉलिश हो गया तो वॉर्सो पैक्ट को भी जो है वो यहां पर एबॉलिश कर दिया गया। तो इस तरीके से गाइस ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच के डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, और मुझे लगता है कि आपको हर एक चीज बहुत आसानी से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, या अपने भी कुछ जो व्यूज हैं उसको यहां पर मेंशन कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ अपने सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, हैंडल्स हैं, इनको आप जरूर गो थ्रू करें। और हमारे कोर्सेज पे अगर आप स्पेशल डिस्काउंट यहां पर चाहते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है बॉन्ड, ठीक है, जो मैं आप लोगों के साथ यहां पर शेयर करता हूं। तो इसे यूज करके आप मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट उस टाइम पर अवेलेबल होगा उसको अवेल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपडेट मैं आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करता हूं उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।